खिलाफत, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। ठीक है, दिस पॉइंट आई जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो एज यू नो दैट 1919 में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो था वो पूरे एरिया में फैल चुका था और इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इस मूवमेंट को ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या सिचुएशन आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपने देखा कि वार एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, वार एक्सपेंसेस बढ़ गए थे और जिस वार में एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से ब्रिटिशर्स इम्पोज मेनी, दे मेड मेनी रूल्स like they increased taxes, custom duty were increased, then income tax was introduced, and in that case 1913 to 18, ठीक है, ये सारी चीजों के दाम जो थे वो डबल हो गए थे, है ना, क्योंकि स्थिति ये था कि अकाल पड़ गया बीच में 1920 टू 21 में, 18 और 19 में क्रॉप्स फेल हो गए ड्यू टू फेमिनिन, और इसके अलावा गांव वालों को फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। इट मींस दे वर फोर्सली अपॉइंटेड एज ए सोल्जर्स, जबरदस्ती अपॉइंट किया जा रहा था एज ए सोल्जर्स, और उसको जबरदस्ती उन्हें भेजा जा रहा था युद्ध में। दैट्स व्हाई इट हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंगर अमंग द विलेजर्स। ठीक है, गांव वाले इससे बहुत नाराज हो रहे थे। और मैम वेटिंग रूम में है कोई? ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, सुनीता कुमारी के नाम से 2 बच्चे हैं, शिवांग शर्मा, सांभवी, दीक्षा कुमारी, अनुष्का प्रणटेने एंड अंजलि वर्मा। So I was explaining that after First World War, it created a lot of created new economic and political situations, क्योंकि युद्ध जो था वो लोन पे लड़ा गया था। ठीक है, सो डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, जिसका परिणाम इंडिया में लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा था, देन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, विलेजर्स को, गांव वालों को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, उन्हें एज ए सोल्जर्स अपॉइंट किया जा रहा था। दैट हैड क्रिएटेड a lot of anger among the people, and third was that 1819 and 1921 में 2 बार अकाल आने की वजह से क्रॉप्स फेलियर हो गया, जिसके वजह से फूड शॉर्टेज की स्थिति हो गई। प्राइस जो थे फूड प्राइस डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, एंड करे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के वजह से भी हजारों लोग, करे कि 12 to 13 मिलियन पीपल्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। लोग होप कर रहे थे कि ऐसी हार्डशिप के बाद जब ये वॉर खत्म होगा तो शायद उनकी स्थिति इम्प्रूव होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी, आप जानते हो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया लौटे। उसके पहले he went to South Africa. There he started सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द racisms, that was नस्लवाद, गोरे और कालों के बीच जो वहां पे डिफरेंसेस थे, इसके वजह से वहां पर महात्मा गांधी ने वहां पर सत्याग्रह मूवमेंट लाया था। उसके बाद महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था, दैट वाज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ आइडिया ऑफ द पावर ऑफ द ट्रुथ। उनका मानना था कि अगर इफ स्ट्रगल आर अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल है, एंड तो देन फिजिकल फोर्स आर नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन।
ठीक है। फिजिकल अगर 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 स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, अगर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई है, तो हमें अपने ऑपरेसर से लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेगनेस, विदाउट बिकमिंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, बिना एग्रेसिव हुए हुए एक सत्याग्रही जो है अपने नॉन वायलेंस के बल पर अपने ऑपरेसिव से वो जीत सकता है। ठीक है। So it for that he followed this path and encouraged the people to participate to become satyagrahi। ठीक है, सत्याग्रही बनने के लिए उन्होंने इसे अपनाया। साथ में उन्होंने नॉन वायलेंस और धर्म के बदल के द्वारा पूरे इंडियंस को भी यूनाइट करने की कोशिश की। जब इंडिया वो आए महात्मा गांधी, तो उन्होंने सबसे पहले 1916 में चंपारण में मूवमेंट लाया था, अगेंस्ट विच व्हाट वाज द मैटर इन चंपारण स्टूडेंट्स? चंपारण में क्या था, बोलो, चंपारण में क्या था? चंपारण में क्या था बच्चों? चंपारण में इंडिगो की खेती की जा रही थी एंड जिसके वजह से वहाँ की जो जमीन थी वो बंजर हो जाया करती थी और किसान कैन ग्रो ओनली वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देयर। ठीक है, एक ही तरह के फसल वहां उपजाया जा सकता था। इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पर किसानों के फेवर में, और साथ में काफी हैवी टैक्स इंपोज किए जाते थे, इंडिगो जो दैट वाज परचेज एट वेरी लो प्राइस। तो इन सब के वजह से वहां पर किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। दोज रीजन्स हु डू नॉट फॉलो द ब्रिटिशर्स, दे हैड टू बिटर देम वेरी बिटरली। तो ये सब चीज होता था, उनके साथ वायलेंस होता। तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1916 में चंपारण बिहार में जाकर के उन्होंने इस इनजस्टिस के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट लाया था और उन्होंने वहां पे तिनकठिया सिस्टम लाया। तिनकठिया सिस्टम के अनुसार किसान किसी भी अपने खेत का एक पार्ट पर वो इंडिगो का प्रोडक्शन करेगा, बाकी 2 पार्ट पर वो अपनी फसलें उपजाएगा। तो ये हुआ था, वहां उनको सफलता मिली। आफ्टर दैट इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, अब वहां पर भी लोग जो थे वो क्रॉप फेलियर्स एंड प्लेग एपिडेमिक वहां भी फैला हुआ था एंड किसान जो थे वो दे वर अनएबल टू पे द टैक्सेस एंड बट ब्रिटिशर्स वर फोर्स देम टू पे देम टैक्सेस। तो वो टैक्स के अगेंस्ट वहां पे महात्मा गांधी ने भी, खेड़ा गुजरात में भी सत्याग्रह मूवमेंट लाया था। उसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कॉटन वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट लाया था। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट लाया गया जिसको जितने भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव के इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद इस बिल को पास किया गया था, रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। और ये एक ऐसा प्रयास था जिसके द्वारा इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का एक उपाय था, जिसके द्वारा ताकि इंडिया जो है, इंडिया में जैसे आपने देखा कि 3 प्लेसेस पर महात्मा गांधी को सफलता मिल गई थी अपने सत्याग्रह मूवमेंट के द्वारा। इन तीनों जगहों पे उन्हें अपनी सफलता मिल गई थी, लेकिन इसलिए वो आगे कुछ ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना। बेटा किसी का भी माइक ऑन है तो आप ऑफ कर लो, कोई बच्चा है जिसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने सॉरी मैं बता रही थी रॉलेट एक्ट के बारे में। इस रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उठा करके 2 साल के लिए जेल। Who is there? एक मिनट। सांभवी जस्ट कीप योर माइक ऑफ। इसका आदत है सांभवी का, हमेशा माइक इसका खुला रहना।
Shambhavi, just keep your mic on off. हाँ, तो मैं बता रही थी कि रॉलेट एक्ट लाया गया था। हालांकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इंडियन मेंबर्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे, बावजूद इसके ये एक्ट पास किया गया था। एंड दिस वाज पास टू कंट्रोल द इंडियन टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन आवर कंट्री, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनीवन कैन बी अरेस्टेड एंड पुट इन जेल फॉर 2 years। 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाला जा सकता था। एंड उन्हें किसी भी तरह से साथ में आप जानते हो कि यहाँ पे नो वकील नो दलील का भी प्रस्ताव था कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करके डाल दिया जाता है जेल में तो उन्हें कोई भी वकील हायर करने का अधिकार नहीं है। कोई मतलब अरेस्ट हो गए तो बस 2 सालों के लिए वो जेल के अंदर रहना था उन्हें। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने नेशन वाइड मूवमेंट लाया था, सत्याग्रह मूवमेंट लाया था, ठीक है, ताकि इसके लिए रैली ऑर्गेनाइज किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप के भी वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पर गए। शॉप्स वाज क्लोज डाउन, ठीक है, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्जेंस they scared the lines of communication such as railway and telegraph would be disrupted। अब अंग्रेजों को जब इस तरह से विरोध चल रहा था तो अंग्रेजों को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि टेलीग्राफ और रेलवेज वगैरह डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नेशनलिस्ट को और उन पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया। एंड on 10th April the police in Amritsar fired upon a peaceful protest provoking widespread attack on banks, post office and railway stations। उसके बाद 10th अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल प्रोफेशंस पर अटैक कर दिया, ये कह करके कि ये लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन वगैरह पे अटैक कर रहे हैं। तो इन सबको के इल्जाम पर उन्हें ये कर दिया गया, ऊपर गोलियां चला दी गई, उन पे अटैक कर दिया गया। उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ, अमृतसर की चूंकि इंसिडेंट था, मार्शल लॉ लगा दिया गया और सारा कमांड किसके हाथों में चला गया, जनरल डायर के चला गया। उसके बाद आप जैसा कि जानते हो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ जिसमें कि बहुत सारे लोग गैदर थे, बहुत सारे क्राउड गैदर थे, कुछ बच्चे और औरतें वैसाखी मनाने आए थे, ठीक है, कुछ बच्चे और औरतें बैसाखी मनाने आए थे। बहुत सारे लोगों को, गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और उसके साथ ही जो रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचली जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके लिए भी शांति सभा चल रही थी, तभी जनरल डायर वहां पर एंटर किया और जो जलियांवाला बाग का एकमात्र गेट था उसे बंद कर दिया गया और उसने लोगों पे ओपन फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। और इस घटना से बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे। एक आप जानते होंगे कि कुआं था, लोग उसमें कूद करके अपनी जान बचा रहे थे, बट ऑल ऑफ देम वर डेड। दे वर सम वर ट्राइंग टू दीवार फांद करके वो भागना चाह रहे थे, लेकिन वो उसी पे लटके रह गए। तो ये सारे इंसिडेंट्स हो गई थी। इस घटना से पूरा देश जो था वो स्टन्ड रह गया, स्तब्ध रह गया, ठीक है। और अब इसका चारों ओर विरोध चल रहा था, चारों ओर स्ट्राइक्स हो रहे थे, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब अंग्रेजों के साथ वो टकराहट शुरू हो गई थी। गवर्नमेंट इसको बहुत ब्रूचुअली इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ट्राइंग टू रिप्रेस द पीपल। और इसके लिए वो लोग क्या करते थे, बड़े लोगों में आतंक या सत्याग्रहियों में आतंक क्रिएट करने के लिए लोग जो थे वो सत्याग्रहियों से जमीन पर नाक रगड़वा रहे थे। एंड दे कंपेल देम टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट,
रेंग रेंग के उन्हें चलाया जा रहा था। एंड डू सलाम्स टू ऑल द ब्रिटिशर्स, जो तो साहिब थे ब्रिटिशर्स, उनको उनको वो सलाम करने के लिए बाध्य करते रहते, क्योंकि चूंकि वो सत्याग्रही इनके अगेंस्ट थे ना, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट थे, तो जबरदस्ती उनसे सलाम करवाया जा रहा था। इसके अलावा लोगों पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, गांव के लोगों पर भी, उनमें भी तरह तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो ये सारी घटनाएं इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई थी कि महात्मा गांधी ने अपने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। एक्चुअली महात्मा गांधी had started this movement in against of Rowlatt Act, but in the middle of that period, Jallianwala incident took place, and and against of that incidents, people were on the street, and they were violating the Britishers. They were attacking on the government building. They were doing violence. और महात्मा गांधी इन सारे सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अपने मूवमेंट्स को वापस ले लिए, बिकॉज ही बिलीव इन नॉन वायलेंस। उसके बाद जैसे जैसे रॉलेट सत्याग्रह आगे बढ़ रहा था, ये बढ़ तो रहा था, बट इट वाज लिमिटेड टू सम सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, वो कुछ शहर तक सीमित करके, गांव कुछ छोटे छोटे प्रांतों तक ही सीमित करके रह गया था, मतलब पूरा नेशन वाइड नहीं हो गया था। महात्मा गांधी इस चीज को महसूस करते थे कि ये तभी हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए, समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी कुछ समय तक वो इससे अलग होकर के उन्होंने क्या किया था कि वो समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्म का काम करने लगे थे, जिसमें कि उन्हें लग रहा था कि समाज में जातिवाद है, समाज में ऊंची जाति और जो छोटी जाति के लोग हैं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच बहुत बड़ा डिफरेंसेस था। इसके अलावा बहुत सारी समाज में बुराइयां थी, सोशल इविल्स वर प्रेजेंट ऑन दैट टाइम, और बिसाइड दैट देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो उनका मानना था कि जब तक सभी लोगों को एक साथ नहीं लाया जाएगा, जब तक सबको यूनाइट नहीं किया जाएगा, तब तक इस मूवमेंट को ब्रॉड लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी वो लाएंगे इस तरह के लोग जो कि समाज के पीछे हैं या जिनके मन में किसी भी तरह के डिफरेंसेस हैं, वो अपने आप इससे अलग हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी जो कि महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लाया जाए। ठीक है, तभी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के जब एंड हुआ तो ऑटोमन टर्की की हार हो गई थी, और उन्हें एक डर लग रहा था कि उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन पीस ट्रीटी साइन किया जाएगा वहां के खलीफा के साथ। ठीक है, इसी बात को लेकर के खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में, और उसमें दो मुस्लिम भाई जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था, उन दोनों भाई ने इसके लिए वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने वाले यही दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, वो महात्मा गांधी से वो डिस्कस करने आए कि क्या उनके मूवमेंट्स को नॉन कॉपरेशन या महात्मा गांधी के मूवमेंट्स के साथ ज्वाइन किया जा सकता है। महात्मा गांधी के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, महात्मा गांधी के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि वो मुस्लिम समाज को और जोड़ सकते थे और जोड़ करके अपना एक बड़ा मूवमेंट ला सकते थे। तो उन्होंने इसके साथ हाँ कर दिया था उन्होंने। और बाद में 1920 में जब कलकत्ता सेशन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया कि वो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नॉन कॉपरेशन पहली बार जो उन्होंने लाया था उसके बीच में ब्रेक हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा जो लाया वो खिलाफत मूवमेंट के साथ लाया। अगला जो पॉइंट है वो है वाई नॉन कॉपरेशन। महात्मा गांधी ने अपने का कहना था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था, नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट मीन्स महात्मा गांधी का ये मानना था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है, कोर्ट है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो इसलिए चल रहे हैं बिकॉज इंडियंस आर कोऑपरेटिंग देम। ठीक है, उसमें टीचर्स, कोर्ट है तो जो एडवोकेट्स है वो इंडियन है, मैटर्स इंडियंस का जा रहा है,
स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स इंडियंस हैं, टीचर्स इंडियंस हैं, ठीक है, तो उन्हें लग रहा था कि if Indian will refuse to cooperate them, the British rule would collapse. That's why महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स लाए थे। तो यहाँ पे उनका जो फेमस बुक है हिंद स्वराज, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, क्योंकि इंडियंस आर कोऑपरेटिंग द ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स आर रूलिंग ओवर इंडिया। if Indian will refuse to cooperate them, then British rule in India would collapse within a year, एक साल में खत्म हो जाएगा, and Swaraj would come. So Mahatma Gandhi want to bring this movement. How could non-cooperation movement become a movement? Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender in titles. कैसे होगा, कैसे लाया जाएगा? So there were various steps to bring this movement. So कैसे कैसे होगा? तो first the people will surrender the title that the British government had given. ठीक है, बहुत सारे के बड़े बड़े टाइटल्स अंग्रेज देते थे, तो कह रहे कि फर्स्ट दे शुड सरेंडर देयर टाइटल्स व्हिच हैज बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एंड अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिशर्स, and after that boycott of civil services, army, police force and legislative council, school and foreign force. Then people will boycott all the government offices, army, school, colleges, etc etc. Means जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के offices हैं, people will boycott them. Then in case the government use repression, a full civil disobedience campaign would be launched. और उसके बाद अगर गवर्नमेंट उसको रिप्रेस करने की कोशिश करेगी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लाया जाएगा। Civil disobedience movements क्या था? It means that people will not follow the rules which was made by the Britishers. ठीक है, ब्रिटिशर्स के रूल्स को ये फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों ने लोगों को अपने मूवमेंट के लिए सपोर्ट के लिए मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अचानक नहीं लाया गया, डिसाइड कर लिया गया 1920 के कलकत्ता सेशन में, और 1920 के कहता कि समर में महात्मा गांधी और शौकत अली इधर चारों ओर घूमने लगे, यात्रा करने लगे, ताकि लोगों को इस मूवमेंट के प्रति, मूवमेंट के सपोर्ट के लिए लोगों को मोबिलाइज कर सके, ठीक है। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920. बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो भी महात्मा गांधी के प्रपोजल से सहमत थे। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होने वाले थे उसको लोग बाइकआउट करने के लिए तैयार थे, ठीक है। अब वो लोग उस इलेक्शन को बाइकआउट करना चाहते थे। नवंबर में इलेक्शन होने वाला था, एंड दे feared that the movement might lead to popular violence. In the month between September and December, there was intense tussle within the Congress. नवंबर दिसंबर के बीच कांग्रेस में भी बहुत टसल रहा। For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of this movement. Finally, at the Congress session in Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation movement was launched. करे कि इस मूवमेंट्स को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा टसल था, एंड काफी डिस्कशन के बाद 1920 के कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में, एंड देन इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस मूवमेंट्स। और आकर इसके बाद इस मूवमेंट में नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में ये फाइनली ये डिसाइड किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विल अडॉप्टेड, ठीक है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया। हाउ द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, ठीक है, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। मूवमेंट तो आ गया, लेकिन इस मूवमेंट में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये मूवमेंट जो है
वो अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए अलग अलग आइडिया लेकर आया था, है ना। कुछ लोग आप जैसे आपने पढ़ा था कि आसाम के टी प्लांटेशन वर्कर्स, जिनको अपने घर जाने का परमिशन नहीं था, स्वराज का मतलब, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब उनके घर जाना ही स्वराज का मतलब था। तो ये था। उसके बाद टाइम आई थिंक 1:10 है, हाँ चलो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो आया उसका एक मिनट, हाँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जनवरी 1921 से, आपने देखा कि दिसंबर में फाइनली डिसीजन हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को लाया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। तो 1921 में खिलाफत मूवमेंट के साथ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया जनवरी 1921 में। और तरह की बहुत सारी सोशल ग्रुप्स, वेरियस टाइप ऑफ social groups had participated in this movement, but each one is on a specific aspiration, means सबकी अलग अलग आशाएं थी। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. सबको स्वराज लाना था, पर इस स्वराज का ही मतलब हर लोग के लिए अलग अलग था। सबसे पहले हम टाउन में देखेंगे। टाउन में कह रहे हैं कि टाउन में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो मिडिल क्लास लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। हजारों स्टूडेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, एंड हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन द पोस्ट, एंड लॉयर्स gave up their legal practices. लॉयर ने भी अपने जॉब को, अपने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए। काउंसिल इलेक्शंस जो कि नवंबर में होने वाले थे, they were boycotted in most of the provinces. लेकिन मद्रास जहां पे की जस्टिस पार्टी थी, वो जस्टिस पार्टी दैट वाज द पार्टी ऑफ नन ब्राह्मण्स, तो उन्हें लग रहा था कि अगर वो शासन में आ जाएंगे तो वो कुछ पावर में आ जाएंगे तो वो कुछ करेंगे, इसलिए जस्टिस पार्टी ने इस इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पावर में आए। ठीक है, वो ब्राह्मणों की तरह अपने पावर्स में आना चाहते थे। जो नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट्स इकोनॉमिक फ्रंट पे पड़ा, जो फॉरेन गुड्स बायकॉट किए जा रहे थे, ठीक है, जो भी शॉप्स थे वो बंद हो रहे थे, फॉरेन क्लोथ्स जलाए जा रहे थे, बहुत सारे दुकानों में जहाँ पर लिकर शॉप थे उनको उन्हें एंट्रिंग नहीं नहीं देने दिया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 to 22, ठीक है, जो कपड़े जो विदेशों से आ रहे थे, लोग चूंकि विदेशी कपड़े चला रहे थे, तो 1921 से 22 तक जो कपड़े वहां से आ रहे थे वो हाफ हो गए। ठीक है, क्योंकि लोग बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे। इस वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। नाउ इस वैल्यू ड्रॉप, ठीक है, वैल्यूज ऑफ द क्लोथ ड्रॉप from 102 crores to 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. बहुत सारे जगहों पे व्यापारियों ने मना कर दिया कि न तो वो विदेशी कपड़े खरीदेंगे, न ही उसका व्यापार करेंगे। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handloom went up. बायकॉट होने के बाद अगर if the foreign goods were boycotted, then people had to use the Indian products, है ना। तो ये जो लोग इंडियन कपड़े खरीद रहे थे, तो इंडियन कपड़े जब खरीद रहे थे तो नेचुरली इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रोन अप होना था। तो वही हुआ कि लोग ब्रिटिश मशीन मेड कपड़े बायकॉट कर रहे थे और इंडियन कपड़े खरीद रहे थे, तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन मिल्स एंड कॉटन क्लोथ्स एंड हैंडलूम्स वेयर अप, यानी कि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। But this movement in the city gradually slowed down for a variety of reasons.
शहर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो है वो डाउन चला गया। कैसे डाउन चला गया कि जो खादी के कपड़े होते थे वो महंगे होते थे और मशीन मेड कपड़े उनके कंपैरिजन में सस्ते होते थे। तो यहाँ पे चूंकि गरीबी बहुत थी और जो गरीब लोग थे वो जो इंडियन हैंडलूम्स के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो कुछ वो कितने दिनों तक बिना कपड़े के रहते, ठीक है। वो तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। हाउ दे कुड हाउ देन could they boycott mill clothes for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British one. बात सही है। जब इंडियंस अगर ब्रिटिश कपड़े को वो बायकॉट करते तो उसके लिए उन्हें ऐसा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था। इंडिया के अपने कॉटन मिल्स होने चाहिए थे ताकि इंडिया जो है, इंडिया के मशीन, इंडिया के फैक्ट्री के बने हुए कपड़े लोग खरीद पाते। लेकिन यहाँ तो हैंडलूम था, हाथ से कपड़े बने होते थे और वो बहुत महंगे होते थे। तो इस तरह से ये बायकॉट मूवमेंट बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। सो स्टूडेंट धीरे धीरे लोग विदेशी कपड़े भी खरीदने लगे। स्टूडेंट एंड टीचर्स हैड जॉइन द स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइन द कोर्ट, मतलब सब धीरे धीरे अपने काम पर चले गए। तो जहां ये मूवमेंट बहुत जोर शोर से आया वहां वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका रीजन ये था कि लोग फिर सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। रिवेलियन इन द कंट्री साइड, सेकेंड पॉइंट इज रिवेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड मैंने इंटीरियर एरिया, गांव के एरिया में जो विद्रोह हुआ उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो now 4 minutes is remaining. So rebellion from the city, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew it may fold the struggles of peasant and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured work laborer. The movement here was against talukdar and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cases. Peasants had to do begar and work at landlords' farm without any payments. तो आप किसान की जहां तक बात हुई तो किसान में आप देखोगे किसानों को एक तो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करवाया जाता था, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर वो खेती करते थे, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स के जमीन पर खेती करते थे और कभी कभी वो अपने टैक्स नहीं पे करने की स्थिति में उन्हें फोर्स लेबर करना पड़ता था विदाउट गेटिंग अ सिंगल पेनी, दे हैड टू वर्क। सो ये सारे रीजन से वजह से किसान जो थे वो काफी परेशान थे। दे वांटेड टू रिडक्ट देयर टैक्सेस and they want to abolish the begar system का वो abolition चाहते थे and social boycott of oppressive landlords, ठीक है। और जो लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार होते थे, जो जिनके जमीन पे वो खेती करते थे, उनके अत्याचारों के अगेंस्ट वो चाहते थे कि उनके अत्याचारों के अगेंस्ट वो मूवमेंट लाना चाहते थे, उनको बैकवर्ड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नाई धोबी पंथ का अडॉप्ट किया था, ठीक है। कि कोई भी बार्बर, कोई भी वॉशरमैन, दे विल नॉट डू in the for the landlords, for these oppressive landlords. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle. उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1920 में जवाहरलाल नेहरू गांव में घूम रहे थे और उनके प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवांसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने ये चाहते थे, पहले तो महात्मा गांधी ने औध किसान सभा शुरू किया और 1 साल के अंदर लगभग 300 ब्रांचेस उसके खुल गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग भी थे।
तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस का ये प्रयास था कि अवध के किसानों को इस मूवमेंट में लाया जाता कि ये मूवमेंट और भी ज्यादा वाइडर बन सके. The peasant movement, however, developed in form that Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchant were attacked, bazaar were looted, and grain hoard was taken over. कहते हैं कि जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ तो जो पीजर्स थे वो क्या किए, तालुकदार और मर्चेंट के घरों पर तालुकदार और मर्चेंट के घरों पर अटैक करना शुरू कर दिए, बाजारों को लूटना शुरू कर दिए, जो अनाज गैदर इकट्ठा करके रखा